एक बेहद ही गरीब परिवार की जवान लड़की जो शाम के समय अपनी ड्यूटी करके जब अपने घर के लिए निकलती है, अचानक रास्ते से कहीं गायब हो जाती है। उसके बाद परिवार वाले उसे हर जगह पर ढूंढते हैं। देखते ही देखते लगभग 3 सप्ताह का समय गुजर जाता है और आखिरकार 22 दिनों के बाद एक ऐसी सच्चाई मालूम चलता है जिसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है कि आज भी हमारे समाज में न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गोरखपुर, और इसी गोरखपुर जिले का एक थाना पड़ता है गोला, और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है विष्णुपुर, और इसी विष्णुपुर गांव का रहने वाला है जयप्रकाश गुप्ता। जयप्रकाश गुप्ता, जिसकी उम्र है लगभग 55 साल के आसपास, जो ठेले पर सब्जियां बेचकर काफी मुश्किल से अपने परिवार के साथ गुजारा करता है। जयप्रकाश के परिवार में सिर्फ उसकी 2 बेटियां हैं, क्योंकि कुछ साल पहले ही जयप्रकाश की पत्नी की मौत हो चुकी है। जयप्रकाश की बड़ी बेटी का नाम है राधा और छोटी बेटी का नाम है प्रिया। प्रिया, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास। जयप्रकाश राधा की शादी भी कर चुका है, और प्रिया, जो गोरखपुर में अपने एक रिश्तेदार के घर पर रहकर एक शॉपिंग मॉल में नौकरी करती है। बात कर रहा हूं मैं 24 जुलाई 2024 की शाम के समय। दरअसल प्रिया जब अपना काम खत्म कर लेती है, शाम के समय जब वहां से निकलती है, अपने पिता के नंबर पर फोन करती है और कहती है कि मैं आज घर आ रही हूं। लेकिन देर रात तक भी जब प्रिया अपने घर पर नहीं पहुंचती है, जयप्रकाश अपनी बेटी के नंबर पर फोन करता है, लेकिन अब प्रिया का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। बार बार फोन करने के बावजूद भी जब प्रिया के नंबर पर फोन नहीं लगता है, आखिरकार जयप्रकाश अपने उसी रिश्तेदार के नंबर पर फोन करता है जिसके घर पर रहकर प्रिया अपनी नौकरी कर रही थी। लेकिन जब रिश्तेदार के नंबर पर फोन करता है तो मालूम चलता है कि प्रिया कब का अपने घर के लिए निकल चुकी है। रिश्तेदार के लोग जैसे ही इस तरह की बातें कहते हैं, ये जानकर जयप्रकाश अब एकदम से परेशान होने लगता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अपनी बेटी को कहां ढूंढे। लेकिन बावजूद इसके जयप्रकाश अपनी तमाम कोशिश कर लेता है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक भी प्रिया ना तो घर पर आती है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है। लेकिन प्रिया जब सुबह तक भी घर पर नहीं आती है, न जाने क्यों जयप्रकाश को अपने ही दामाद सुनील के ऊपर शक चला जाता है। दरअसल प्रिया, जो अक्सर अपने जीजा और बहन से बातचीत करती रहती थी, इसीलिए अगले दिन सुबह सुबह जयप्रकाश अपने दामाद सुनील के नंबर पर फोन करता है और उससे अपनी बेटी प्रिया के बारे में पूछताछ करता है। साथ ही साथ उससे कहता है कि सच सच बता दो कि मेरी बेटी कहाँ पर है। लेकिन सुनील को जब मालूम चलता है कि प्रिया कहीं गायब हो चुकी है, ये जानकर सुनील भी एकदम से परेशान हो जाता है। सुनील अपने ससुर को लाख समझाने की कोशिश करता है कि मुझे प्रिया के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन जयप्रकाश अपने दामाद की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इसीलिए जयप्रकाश अब अपनी बेटी राधा के नंबर पर फोन करता है और राधा को धमकी देते हुए कहता है कि अपने पति को समझा दो, उससे बोल दो कि मेरी बेटी प्रिया जहां कहीं भी है सही सलामत घर पर भेज दे, वरना मैं थाने में जा रहा हूं और सुनील के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। जब थाने जाने की धमकी देता है, ये सुनकर राधा भी एकदम से डर जाती है और साथ ही साथ अपने पति के ऊपर दबाव डालने लगती है। इस पर सुनील अपनी पत्नी के सर पर हाथ रखकर कहता है कि मैं तुम्हारी कसम खाकर कह रहा हूँ, मुझे वाकई में प्रिया के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। साथ ही साथ अपने पिता को समझा दो कि वो थाने न जाए, वरना बेवजह पुलिस मुझे परेशान करेगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जयप्रकाश ना तो थाने में जाता है और ना ही इस बारे में पुलिस को कुछ बताता है, क्योंकि जयप्रकाश को अपनी इज्जत को लेकर भी डर सताने लगता है। लेकिन इस बारे में जयप्रकाश के पड़ोसी जब प्रिया के बारे में पूछताछ करते हैं तो जयप्रकाश अपने पड़ोसियों से भी
झूठ बोल देता है। दरअसल जयप्रकाश अपने पड़ोसियों से कहता है कि प्रिया गोरखपुर में अपने रिश्तेदार के घर पर है। उसके बाद जयप्रकाश अपनी बेटी को हर जगह पर ढूंढना शुरू कर देता है। देखते ही देखते लगभग 3 सप्ताह का समय गुजर जाता है। जयप्रकाश के साथ साथ उसकी बेटी और दामाद तीनों ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही 3 सप्ताह का समय गुजरता है, आखिरकार 14 जून 2024 की सुबह सुबह जयप्रकाश अपनी बेटी राधा के नंबर पर फोन करता है और रोते हुए अपनी बेटी से कहता है कि दरअसल प्रिया कहीं गायब नहीं हुई है, बल्कि मैंने ही उसकी हत्या कर दिया है। अपनी ही बेटी की हत्या के बारे में जब राधा से कहता है, ये सुनकर राधा भी एकदम से चौंक जाती है। राधा काफी हड़बड़ाहट में अपने पिता से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुमने प्रिया की हत्या क्यों किया है। इस पर जयप्रकाश अपनी बेटी को समझाते हुए कहता है कि मैंने उसे काफी समझाने की कोशिश किया था। दरअसल वो गलत रास्ते पर निकल चुकी थी, लेकिन लाख समझाने के बावजूद भी प्रिया मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसीलिए मजबूर होकर मुझे इस तरह का कदम उठाना पड़ा। जयप्रकाश जब ये सारी बातें राधा से कहता है, राधा अब ये सारी बातें अपने पति सुनील को बताती है। इधर सुनील को जब मालूम चलता है कि उसके ससुर ने उसकी साली की हत्या कर दिया है, सुनील को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अब वो करे तो क्या करे। इसीलिए सुनील अपने एक दोस्त विनोद के नंबर पर फोन करता है और उससे सारी बात बताता है। साथ ही साथ उससे पूछता है कि बताओ मैं इस मामले पर क्या करूं। इस पर विनोद सुनील को समझाते हुए कहता है कि दरअसल ये हत्या का मामला है, इसीलिए तुम नजदीकी थाने में जाओ और जाकर पुलिस को सब कुछ बता दो, वरना अगर पुलिस को मालूम चल गया कि प्रिया की हत्या के बारे में तुम्हारे पूरे परिवार को मालूम था, इस चक्कर में तुम सबके सब बुरी तरह से फंस जाओगे। विनोद जब इस तरह का सुझाव देता है, सुनील तुरंत ही गोला थाने में जाता है और जाकर सारी बात पुलिस को बता देता है। इधर पुलिस को जब सारी सच्चाई मालूम चलता है, पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ विष्णुपुर गांव जयप्रकाश के घर पर पहुंच जाती है, जहां पर पुलिस को जयप्रकाश मिल जाता है। पुलिस जयप्रकाश को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर जयप्रकाश से उसकी ही बेटी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन जयप्रकाश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो एक ऐसी सच्चाई निकलकर सामने आती है जिसे सुनने के बाद हर किसी का सर शर्म के मारे झुक जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब जयप्रकाश की पत्नी की मौत हो जाती है। जयप्रकाश की पत्नी की जब मौत हो जाती है, उस वक्त जयप्रकाश की दोनों बेटियों की उम्र 10 और 12 साल की होती है। पत्नी की मौत के बाद जयप्रकाश काफी मुश्किल से अपनी बच्चियों की परवरिश करता है। इधर राधा जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, उसके बाद जयप्रकाश अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक लड़के को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी उसे सुनील के बारे में मालूम चलता है। दरअसल सुनील जो उसी के बगल का गांव का रहने वाला है। जब सुनील उसे पसंद आ जाता है, आखिरकार जयप्रकाश अपनी बेटी की शादी रीति रिवाज के तहत सुनील से कर देता है। राधा जब शादी कर अपनी ससुराल चली जाती है, उसके बाद जयप्रकाश के घर में सिर्फ जयप्रकाश और उसकी छोटी बेटी प्रिया ही रह जाती हैं। उस वक्त प्रिया जो अपने ही इलाके से हाई स्कूल की पढ़ाई करती है, लेकिन प्रिया की जैसे ही इंटरमीडिएट की पढ़ाई खत्म हो जाती है, तब तक प्रिया भी जवानी की दहलीज पर कदम रख देती है। एक दिन शाम के समय जयप्रकाश जब अपने घर पर पहुंचता है, उस वक्त प्रिया अपने घर के अंदर बाथरूम में नहा रही थी। जयप्रकाश जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है, उसी हालत में प्रिया नहाकर बाथरूम से बाहर निकलती है। क्योंकि उसके सारे कपड़े भीगे हुए थे, इसीलिए उसका पूरा शरीर साफ दिखाई दे रहा था। जयप्रकाश जैसे ही अपनी बेटी को इस हालत में देखता है, जयप्रकाश को अपनी पत्नी की याद आ जाती है। दरअसल जयप्रकाश की कहीं ना कहीं अपनी बेटी को देखकर नीयत खराब हो जाती है। उस वक्त तो जयप्रकाश अपनी बेटी को कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उसके बाद जयप्रकाश के दिमाग में इस प्रकार से शैतान हावी हो जाता है कि जयप्रकाश अपनी ही बेटी की इज्जत लूटने का
तय कर देता है। उसके बाद जयप्रकाश एक सही मौके का इंतजार करने लगता है। जैसे ही एक सप्ताह का समय गुजर जाता है, एक दिन शाम के समय प्रिया जब खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और जब वो गहरी नींद में सो जाती है, जयप्रकाश चुपके से उसके कमरे में चला जाता है और सोते समय ही प्रिया के साथ दुष्कर्म कर देता है। हालांकि प्रिया उस समय चीखने और चिल्लाने की कोशिश तो करती है, लेकिन जयप्रकाश उसका मुंह दबा देता है। जयप्रकाश की जब हवस पूरी हो जाती है, उसके बाद अपनी बेटी को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। जब अपनी बेटी को डराने की कोशिश करता है, प्रिया भी काफी डर जाती है और डर के मारे इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन प्रिया जब इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाती है, इधर जयप्रकाश का हौसला भी काफी बढ़ जाता है। उसके बाद जयप्रकाश का जब भी मन करता है, अपने ही घर के अंदर अपनी ही बेटी के साथ अपनी हवस पूरी कर लेता है। उस वक्त प्रिया जो अपनी बहन और जीजा के साथ अक्सर बातचीत तो करती है, लेकिन चाहकर भी इस बारे में दोनों को कुछ नहीं बता पाती है। लेकिन जब अपने पिता के साथ थक जाती है, आखिरकार एक फैसला लेती है, अपना घर छोड़ देती है और फिर गोरखपुर में अपने एक रिश्तेदार के घर चली जाती है और फिर वहीं के एक मॉल में नौकरी करने लगती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि बेटियां तो बेटियां ही होती हैं। प्रिया जब अपने पिता से अलग होकर रहने लगती है, ना चाहते हुए भी प्रिया को अपने पिता को लेकर चिंता सताने लगती है। दरअसल प्रिया अक्सर सोचती है कि जब मैं घर पर नहीं हूँ, न जाने मेरे पापा कैसे होंगे। इसीलिए बीच बीच में जब भी उसको मौका मिलता है, अपने पिता को देखने के लिए अपने घर पर आ जाती है। लेकिन प्रिया जब भी अपने पिता को देखने के लिए अपने घर पर आती है, जयप्रकाश इस मौके का भरपूर फायदा उठाता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी प्रिया अपनी सारी तकलीफें और अपने दर्द को झेलती रहती है और इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाती है। हर रोज की तरह 24 मई 2024 को भी प्रिया जब अपना सारा काम खत्म कर लेती है, अपने पिता से मिलने के लिए अपने घर के लिए निकलती है। लेकिन शाम के समय जब गोरखपुर से अपने घर के लिए निकलती है, सबसे पहले अपने पिता जयप्रकाश के नंबर पर फोन करती है और उससे कहती है कि मैं आज घर पर आ रही हूँ। उस वक्त जयप्रकाश जो मार्केट में सब्जियां बेच रहा था, जयप्रकाश को जब मालूम चलता है कि उसकी बेटी आज घर पर आ रही है, जयप्रकाश थोड़ी देर पहले ही अपने घर पर पहुंच जाता है और अपनी बेटी का इंतजार करने लगता है। देर रात 8 बजे तक जब प्रिया अपने घर पर पहुंचती है, काफी खुशहाल तरीके से खाना बनाती है। बाप बेटी दोनों मिलकर एक साथ ही खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद प्रिया अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। लेकिन प्रिया जैसे ही अपने कमरे में जाती है, उसके थोड़ी देर के बाद जयप्रकाश भी अपनी बेटी के कमरे में पहुंच जाता है और फिर पहले के जैसे ही प्रिया के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन इस बार प्रिया अपने पिता की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। लेकिन जयप्रकाश के दिमाग में शैतान इस प्रकार से हावी हो चुका था कि प्रिया के लाख मना करने के बावजूद भी जयप्रकाश उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। प्रिया जब अपने पिता की बात नहीं मानती है, जयप्रकाश इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही प्रिया का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। लेकिन प्रिया की जब मौत हो जाती है, उसके बावजूद भी जयप्रकाश अपनी बेटी को नहीं छोड़ता है, बल्कि मर जाने के बाद भी प्रिया की डेड बॉडी के साथ अपनी हवस पूरी करने लगता है। लेकिन जब होश में आता है, अब जयप्रकाश को जेल जाने का डर सताने लगता है। लेकिन जयप्रकाश अपने आप को बचाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। सबसे पहले घर के अंदर जाता है, घर के अंदर से एक तेज धारदार हथियार को लाता है और फिर उसी हथियार से प्रिया के सर और धड़ को अलग कर देता है। उसके बाद घर के अंदर से 3 बोरियां लेकर आता है। एक बोरी में उसके सर को पैक कर देता है, दूसरी बोरी में उसकी डेड बॉडी को पैक कर देता है। वहां पर जो खून गिरा होता है,
उसे साफ करने के लिए प्रिया के शरीर के सारे कपड़े उतार देता है और उसी कपड़े से घर की काफी बेहतर तरीके से साफ सफाई कर देता है। साथ ही साथ उन सारे कपड़ों को तीसरी बोरी में पैक कर देता है और फिर रात के लगभग 2 बजे के आसपास तीनों बोरियों को अपने ठेले पर लोड करके चुपचाप अपने घर से निकल जाता है और सबसे पहले रुकवा थाना क्षेत्र में जाता है और रुकवा थाना क्षेत्र की एक झाड़ी में प्रिया के सर को फेंक देता है। उसके बाद उसके धड़ और सारे कपड़ों को लेकर इसी गोला थाना क्षेत्र के नवा नाले के पास जाता है और धड़ को भी उसी नवा नाले में फेंक देता है। उसके बाद वापस अपने घर पर आ जाता है। घर आने के बाद नहा धोकर काफी सुकून के साथ गहरी नींद में सो जाता है। सुबह जब सोकर उठता है, दरअसल अब अपने आप को बचाने के लिए जयप्रकाश अपने ही दामाद को फंसाने की कोशिश करता है। अपनी बेटी को ढूंढने का नाटक शुरू कर देता है। साथ ही साथ अपने दामाद के नंबर पर फोन करता है और अपने दामाद को ही धमकी देते हुए कहता है कि तुमने ही मेरी बेटी को कहीं गायब कर दिया है, सही सलामत उसे मेरे घर पर भेज दो वरना मैं थाने चला जाऊंगा। वाकई में जयप्रकाश जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस जयप्रकाश को लेकर उसके बताए हुए जगह नवा नाले पर जाती है और वहां जाकर जब तलाशी अभियान शुरू करती है, आखिरकार वहां पर प्रिया की डेड बॉडी बरामद तो हो जाती है, लेकिन 22 दिन का समय गुजर चुका था, इसीलिए प्रिया की डेड बॉडी पूरी तरह से सड़ गल चुका था। पुलिस जयप्रकाश को लेकर रुकवा थाना क्षेत्र में भी जाती है और जाकर झाड़ियों में प्रिया के सर को भी ढूंढती है, लेकिन बावजूद इसके प्रिया का सर बरामद नहीं होता है। जयप्रकाश जब अपना अपराध कबूल कर लेता है, पुलिस जयप्रकाश को अपनी हिरासत में लेकर उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है।